Assalamu alaikum everyone. Let's start the event. So first हमारा टॉपिक हाउ जनरेटिव एआई वर्क्स है, जिनके स्पीकर सर हुसैन साजिद हमारे साथ अभी ऑलरेडी ज्वाइंड हैं. He is the founder of AI community of Pakistan and the founder of Python career trainers. So sir, kindly introduce yourself also and let's start the event. Assalamu alaikum everyone. Hope you guys are all doing well. Okay, थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन करेंगे विकास. मेरा ख्याल है कि अगर माइक अलाउ कर दें आप ऑडियंस को थोड़े बहुत. So it Okay would be sir. Okay. Abdullah, mic audience के on कर देगा जी. जी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एआई को लेके आप सबके माइंड में क्या आता है? आप में से कौन इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेगा? वैसे माइक म्यूट रखने हैं जब आपने बोलने के लिए अलाउ करवाया कि अगर कोई शख्स उसमें अपना रिव्यू देना चाहता है. तो जी ज़ैनब शहजादी, आपने हैंड रेज किया है, तो आप बता सकती हैं आपके माइंड में एआई को सुनते हैं तो क्या आता है जनरल टर्म्स में? एनीवन एल्स, कोई भी के एआई को सोचते हैं तो क्या आपके माइंड में आता है? ऑटोमेशन आती है. ऑटोमेशन आती है जी. चलें जी, एक हमारे पास एक आंसर आ गया. और चीज ऑटोमेशन, मशीन कोई लर्निंग कोई ऐसी चीज जो फर्दर न्यू चीजें जनरेट कर सके. कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा मॉडल जो फर्दर न्यू चीजें जनरेट कर सके. ओके, और चीजें Sir, और क्या क्या माइंड में आता है? I want to talk about also about AI. क्विक थोड़ा सा बताते जाएं कि एआई को सोचते हैं तो क्या आप सबके माइंड्स में आता है? सर मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी AI बिल्कुल आ take रही है. over humanity. जी Like, ऐसा sir, बिल्कुल नहीं होगा. basically- एआई ह्यूमैनिटी को टेक ओवर नहीं करने जा रही. जी नेक्स्ट. सर AI से मुराद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. एक तो नेचुरली इंटेलिजेंस होती है जो ह्यूमन क्रिएटिविटी है, एक जो ऑटोमेशन की तरह मशीनरी की तरह काम करेगी इंटेलिजेंस, वो AI है. ओके, मशीन हैविंग इंटेलिजेंस ह्यूमन मशीन लाइक लर्निंग पे भी आ गया है. और कोई एआई के कोई भी तो खुद लाइक से डेटा काम सेट कोई इतना प्रोवाइड मशीन कर कर देना ले. एंड देन उसके बाद वो उससे आपको आपका काम प्रोवाइड कर दे, जो भी आपको डेटा सेट प्रोवाइड कर देना काफी ज्यादा. एंड एक उसे मॉडल ट्रेन कर देना. Any computing model which mimics the human intelligence or intelligence normally. यार ये तो प्रॉपर चैट जीपीटी वाली डेफिनेशन ही आ गई है. अच्छा चलें जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है. चैट जीपीटी के सुनने से पहले आप एआई के बारे में क्या जानते थे? मशीन हैविंग ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस. मतलब ऑनेस्ट बताना है कि आपको अब चैट जीपीटी के बाद मोस्टली सेल्फ ड्राइविंग कार, ज्यादा अवेयरनेस आई है. सेल्फ ड्राइविंग कार आ गया जी. इससे पहले आपने सुना था, और इसके बारे में क्या सुना हुआ? इससे पहले रोबोटिक्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और ऑटो पायलट तो यार आप आया है जिसमें ऑटोमेशन हो रही हो, वो सारी ज़हन में आती थी चैट जीपीटी से पहले. Intelligence is a form of non-living things. ओके. अच्छा, आप में से कितने लोगों को लगता था कि रोबोटिक्स आएंगे, एक वक्त आएगा और उन्होंने हर चीज को टेक ओवर कर देना? कितने लोग इस चीज को इससे पहले बिलीव करते थे या आप लोगों ने सुना था? और कैसे लगता था? लाइक इसके बारे में तो काफी अच्छे से हम यही सुनते आ रहे हैं कि लाइक एआई ह्यूमैनिटी पे टेक ओवर कर लेगी, लेकिन बाद में ये मिसकंसेप्शंस आए कि ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि अभी एआई बहुत ही अर्ली स्टेजेस पर है. अभी तो जैसे आपने देखा कि जनरेटिव एआई है, जस्ट अभी एनएलपी पे काफी अच्छा अभी एडवांसमेंट हुई है. जैसे आप प्लीज अपना रिव्यू शेयर करें. फिल्मी सीन तक पहुंचता बट था इन फ्यूचर तो कि होगा. जैसे बाकी फिल्मों के अंदर दिखाया जाता है. और वो अच्छा ये सही है. चलें, तो एआई आप लोगों ने खुद ही बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ को डिफाइन कर दिया है. सिंपल वर्ड्स में क्या था कि जो एक्चुअली इसकी हम डेफिनेशन करते हैं कि जैसे ह्यूमन सोचते हैं, क्योंकि हमें तो नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से इंटेलिजेंस मिली है,
तो इंसान की मैन मेड जो है वो इसमें आ जाए। जी सिब्गा एंड अब्दुल्ला, आप लोगों के हैंड रेज हैं, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो। ओके, तो सिंपल था कि एक ऐसा सिस्टम हमें चाहिए जो कि इंसानों की तरह जो है बिल्कुल वैसा इंटेलिजेंटली बिहेव करे। तो इस सिस्टम को या ऐसी एक साइंस को, जो कि हम सोचते थे इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया जाता था, और एक्चुअल में भी हम इसकी, वो तो जाहिर है बुक के अंदर जब आप जाते हैं तो आप बड़ी से बड़ी उस डेफिनेशन को डिफरेंट एक कह लेंगे फॉर्मेट में बना के आप लिखते हैं। यार ये माइक वैसे म्यूट रखें, जब बोलना हो तो प्लीज तब। तो सिंपल है कि ह्यूमंस की तरह अगर कोई चीज़ मिमिक कर सकती है, उस चीज़ का जो सिस्टम डेवलप करना है, उस वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर आते हैं। ये जनरल टर्म्स हैं सारी। कोविड की वेव्स आई थी कि जी पहली वेव आ गई है, दूसरी आ गई है, तीसरी आ गई। तो एआई की भी ना वेव्स चली हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहली वेव आई थी ना, वो आई थी 60s के अंदर, 1960s के अंदर। और क्योंकि तब नया नया जो था वो हम कह लें कि आईसीज पे शिफ्ट हुए थे। आप इनिशियल आप सब ने वो जो है कंप्यूटर की जनरेशन्स तो हर एक बच्चे ने पढ़ी होती हैं, तो एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स आप सब ने पढ़ा। तो उस दौर में हम नए नए इंटीग्रेटेड सर्किट्स का कॉन्सेप्ट आया था। तो इसके साथ साथ जो था एआई का कॉन्सेप्ट भी उस वक्त आ गया था कि मशीन्स के अंदर इंटेलिजेंस होनी चाहिए। बट उस वक्त जो था, इसको फ्लॉप इसलिए कह लें कि ये हो गई। फिर सेकेंड वेव आई, वो भी फ्लॉप हो गई। रीज़न ये थी कि सिर्फ जो उस वक्त के साइंटिस्ट थे वो हार्डवेयर डिपेंडेंट थे। मतलब उन्होंने कोई भी चीज़ करनी थी ना, तो वो कहते थे कि यार ये हार्डवेयर है तो ये वैसा बिहेव करेगा। तो ऑब्वियसली उस चीज़ का नाम उन्होंने रोबोट रखा हुआ था। तो 80s तक 90s तक इसको लिमिट करके रखा गया टुवर्ड्स हार्डवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर का इतना कॉमन कॉन्सेप्ट नहीं था उस वक्त। तो पहली वेव इसकी फ्लॉप हुई 60s के अंदर, दूसरी वेव आई वो फ्लॉप हुई 80s के अंदर। तो एक दफ़ा तो ऐसा लगा कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये अब एक ख्वाब था और ख्वाब ही रहेगा। तो ये दम तोड़ गई। जिस तरह भी आप देखें कि आपने कई ऐसी डोमेन्स हैं, जब वो आती हैं तो वो इतनी हाईलाइटेड होती हैं कि हम समझते हैं कि यार आगे तो सारी जॉब्स ही जो हैं इसी डोमेन की हैं, तो बाकी जॉब्स तो तबाह हो जाएंगी। लेकिन 6 महीने गुजरते हैं तो उसके अंदर इतने सवाल, इतनी चीज़ें खड़ी हो जाती हैं कि आप जो है कह लें कि तब जाके आप रियलिटी की तरफ जाते हैं। वरना उससे पहले आप एक हवाई दुनिया में फिर रहे होते हैं, यार ये चीज़ आ जाएगी, ओहो इसने तो चीज़ों को टेक ओवर कर लेना है, इसने ये कर देना, वो कर देना। तो इस तरह की कहानियाँ तो इसमें भी थी, बट वो चीज़ें दम तोड़ गई। फिर एआई का बूम आया कैसे? जब आप कह लें कि एंड्रॉयड कॉमन हुआ, चीज़ें एप्लीकेशन पे शिफ्ट होना स्टार्ट हुई। फिर जो था जो आईटी इंडस्ट्री थी वो हार्डवेयर डिपेंडेंसी से बाहर आकर सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट होने लग गई। तो सॉफ्टवेयर जब कॉमन, तो थर्ड वेव जो थी वो आपकी आई है 2010 से प्रॉपर स्टार्ट हुई है। 2007-8 में इस पे काम स्टार्ट हुआ है, और उसके बाद जो है इसकी जो थर्ड वेव है उसने बूम पकड़ा। तो उसके बाद आप कह लें कि जो एआई की फील्ड है वो स्टेबल हुई है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के अंदर उसने अपनी स्पेस बनाना स्टार्ट कर दिया। और इसके अंदर से मल्टीपल डोमेन्स थी जो पहले एआई के अंदर एज अ टॉपिक आई, फिर वो एज अ एआई सब्जेक्ट बनी, और अब वो एआई की प्रॉपर ब्रांच बन चुकी हैं। और अब मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, पहले ये इकट्ठा एक ही एआई के जनरल कोर्स हम पढ़ाते थे, और मार्केट के अंदर इसका इसी तरह से कॉन्सेप्ट था। फिर जब एआई के बाद मशीन लर्निंग आ गई, डीप लर्निंग आ गई, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें, फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे जनरेटिव एआई की तरफ मूव करते हैं। तो मशीन लर्निंग क्या है बेसिकली? कि ये एआई की एक, जिस तरह फिजिक्स हम कहते हैं साइंस की एक फील्ड है, ब्रांच है, केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है, तो एआई क्या थी, जो मशीन लर्निंग है ये इसी तरह से एआई की मल्टीपल ब्रांचेस हैं। तो मशीन लर्निंग एआई का एक डिसिप्लिन है, एक ब्रांच है, जो करती क्या है कि अपने एग्जिस्टिंग डेटा को पकड़ती है
उसके ऊपर अपने मॉडल को ट्रेन करती है, एक डेटा इनपुट लेती है, उससे चीज़ों को लर्न करती है और उसकी बेस पर वो कोई डिसीजन मेक करती है या कोई प्रेडिक्शन करती है, कुछ चीज़ को फॉरकास्टिंग करती है। ये सारी चीज़ें हम मशीन लर्निंग के अंदर डिस्कस करते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसकी बुकिश डेफिनेशन की मैं बात करूं तो मशीन लर्निंग गिव्स द कंप्यूटर द एबिलिटी टू लर्न विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। कि आप नॉर्मल क्या है, अब यहाँ पे आपका एक सवाल मेरे से बनता है कि सर ये सब चीज़ें तो हम पहले भी कर रहे थे, प्रोग्रामिंग कोडिंग तो हम पहले भी करते थे, अब भी करते हैं, तो फ़र्क क्या हुआ? पहले आप एक कंप्यूटर के अंदर जो आपने प्रोग्राम किया है उसने सिर्फ वैसा ही बिहेव करना है जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग थी। आपने एक ऑड नंबर का प्रोग्राम लिखा है ना, तो उसने ऑड नंबर ही टेस्ट करना है और ऑड नंबर पे ही आपको रिजल्ट देने हैं। आपने एक बायनॉमियल सीरीज का प्रोग्राम लिखा है तो उसने बायनॉमियल सीरीज के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना है। आपने जितनी चीज कही है वो उतना ही फॉलो करता था, ये ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग थी। फिर मशीन लर्निंग और ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में डिफरेंस क्या हुआ कि मशीन लर्निंग जो है खुद से भी काम करती है, जिसके बारे में उसको बताया नहीं गया होता, लेकिन वो उसके लिए डिपेंडेंट होती है अपने इनपुट डेटा के ऊपर, कि जिस डेटा के ऊपर आप उसको ट्रेन करते हैं। आप अपने ना बुजुर्गों से घरों के अंदर एक कॉमन वर्ड सुनते हैं कि पुत्र असी उड़दी चिड़िया देना पर गिन लेने। इस तरह की एक कॉमन पंजाबी में ना हमें अक्सर हमारे नाना दादा या जो बड़े हमारे बुजुर्ग होते हैं घरों में ना, वो हमें वो इस तरह के डायलॉग मारते हैं अक्सर कॉमन। इसकी रीजन क्या होती है, वो किस बेस पे ये सब कहते हैं? उन लोगों ने एक उम्र गुजारी होती है, उन्होंने हर रंग हर नस्ल का एक बंदा देखा होता है, उसकी बेस पे वो बिहेव कर रहे होते हैं। तो उन्होंने देखा होता है कि यार इस तरह के कपड़े पहनने वाले जितने भी लोग होते हैं उन्होंने अपनी लाइफ में देखा होता है, वो अपनी जगह गलत नहीं होते, उनका बिहेवियर ऐसा होता है। या इस तरह के जो ऊटपटांग हरकतों वाले बच्चे होते हैं ना, उनका रिजल्ट ये निकलता है, उनका अंजाम ऐसा होता है। वो अपने उस कई सालों के एक्सपीरियंस की बेस पर आपको कह रहे होते हैं वो जो स्टेटमेंट, और एक वक्त आता है कि वो अपनी स्टेटमेंट में सच्चे भी साबित होते हैं। मशीन लर्निंग बिल्कुल इसी तरह से काम करता है। आप उसको डेटा बताते, उसको वो लर्न करता है, और लर्निंग ऐसे है कि उसने अपने मॉडल्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस करनी है और उनको वो याद रख लेता है अपनी मेमोरी के अंदर। उस बेस पर फिर वो क्या करता है, आपको नया आप इसमें हम दो हिस्सों में जाते हैं, एक ट्रेनिंग होता है एक टेस्टिंग होता है। तो वो एक डेटा जो है वो एक के ऊपर वो अपने आप को ट्रेन करता है, फिर टेस्टिंग के लिए जो आप न्यू वैल्यूज देते हैं उसकी बेस पर वो रिजल्ट्स आपको देना शुरू कर देता है। अब कोविड के अंदर क्या था कि कोविड में बड़े लोगों ने इससे फायदा उठाया कि डीप लर्निंग उसमें यूज हो रही थी। हम आगे चल के डीप लर्निंग को भी डिफाइन करते हैं, और उसकी बेस पे वो किसी भी शख्स की सिर्फ चेस्ट एक्सरे की पिक्चर हम सिस्टम को देते थे और वो वहां से आपको बता देता था कि आपको कोविड है या नहीं, या आप कोविड की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। इस तरह का काम उसके अंदर हुआ। खैर मशीन लर्निंग के हम फर्दर अगर जाते हैं तो इसकी कुछ टाइप्स आती हैं। एक को आप सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं और एक को आप अनसुपरवाइज लर्निंग कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी होता है। सुपरवाइज लर्निंग सिंपल है कि उसमें आपने जो प्रीवियसली डेटा बताया है उसके साथ आपने रिजल्ट्स भी बता दिए हैं। रिजल्ट्स को हम टेक्निकल टर्म्स में लेबल कहते हैं। मसलन अब रिसेंटली मैंने एक एमफिल का रिसर्च वर्क करवाया है अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर। उसमें था क्या कि हमारे पास एक डेटा आया, उस डेटा के अंदर हेपेटाइटिस के पेशेंट्स का रिकॉर्ड था जो तकरीबन 1 लाख डिफरेंट पेशेंट्स थे उनके। अब हेपेटाइटिस के अगर आप में से कभी किसी ने आपके जानने वालों का आपने रिपोर्ट्स पढ़ी हो तो उनका एक पीसीआर टेस्ट करवाया जाता है हेपेटाइटिस वालों का। अब उस पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें डिफरेंट कैलकुलेशंस लिखी होती हैं, और उसके साथ साथ उसमें उस डेटा सेट के अंदर हमारे पास था कि इसको पेशेंट को हेपेटाइटिस था तो क्या ये रिकवर हो गया था या इसकी डेथ हो गई थी। अब ये दो कंडीशन हमें पहले ही पता थी। हमारे उस 1 लाख के अंदर कुछ पोर्शन था कि जो बंदे रिकवर हो गए थे और वो अलाइव थे, वो बच गए थे, हेपेटाइटिस की वजह से उनकी डेथ नहीं हुई। कुछ लोगों का रिकॉर्ड ऐसा था कि जिसमें उनको था और वो उनकी डेथ होगी हेपेटाइटिस के अंदर ही, वो उस बीमारी से सरवाइव कर ही नहीं पाए। तो ये रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद था, हमने उसके ऊपर मुख्तलिफ एआई के मशीन लर्निंग के मॉडल्स इम्प्लीमेंट किए और उन सब की डिफरेंट एक्यूरेसीज आई। उसमें से हमने देखा कि यार ये वाला जो मॉडल है ये बड़ा अच्छा प्रेडिक्ट कर रहा है। फिर उसकी बेस पर हमने न्यू पेशेंट्स का डेटा उसको बताते थे
और वो अपने उस प्रीवियस 1 लाख जो डेटा उसको हमने दिया उसकी बेस पर वो हमें चीज़ों की प्रेडिक्शन कर रहा था। तो इस चीज़ को हम कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग के, जिसमें जो प्रीवियस डेटा है उसमें आपको पता होता है कि इसका रिजल्ट क्या निकला है, इनपुट वैल्यूज भी आपको पता होती हैं और फिर आपको उनके रिजल्ट्स भी पता होते हैं। इसके बाद दूसरी आती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अब आप इसके सादा से मैं एग्जांपल दूंगा कि इसमें आपको रिजल्ट नहीं पता होते। आप एक बाग में गए हैं, गार्डन में गए हैं, मैंगोज की हम बात कर लेते हैं, बड़ा रिसेंटली अब सीजन उसका गुजरा है, तो आप एक दरख्त से आम जो है वो काफी ज्यादा उतार रहे हैं। अब आपने उसको साफ करके तो पैकिंग करनी है। आप जाहिर सी बात है आप एक ही साथ सबको मिक्स पैक नहीं करेंगे, आप पहले 3-4 बंदों की ड्यूटीज लगाएंगे, यार इनको में से देखते जाओ, जो कच्चे आम है वो इलादा कर दो, जो गले सड़े आम है वो इलादा कर दो, और जो सही वाले आम है वो इलादा कर दो। तो वो उसमें से जाएगा और खुद ही वो जो देखता जाएगा कि अच्छा ये फलां वाले ग्रुप से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कि वो कच्चा आम है तो उसको कच्चे आम वाले ग्रुप में रख देगा, जो पक्का आम है उसको पक्के आम वाले ग्रुप्स में रख देगा। वो इस तरह से उसकी डिवीजन खुद ब खुद करता जाएगा। इस चीज को हम कहते हैं कि अनलेबल्ड डेटा आपने उसको दिया, रन टाइम में उसने चीजों को डिसीजन लिया और उसकी ग्रुपिंग बनाई और एंड पे आपको उसने रिजल्ट्स दे दिए। तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर। और ये जो मैंने आपको ग्रुप्स बनाने वाला बताया इसको हम टेक्निकल टर्म्स में क्लस्टरिंग कहते हैं। आगे चलते हैं। अब इनकी वर्किंग की अगर हम बात करें कि सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में वर्किंग कैसे होती है। जो सुपरवाइज लर्निंग है ना, उसको आपने डेटा दिया, वो मॉडल में जाता है, मॉडल उसकी आउटपुट देखता है और उसके बाद वो उसमें से अगर एरर आ जाता है वो उसको वापस भेजता है। दोबारा से मॉडल के अंदर वो इम्प्रूवमेंट करो और वो उसको फिर से चेंज करता है। और सुपरवाइज लर्निंग के अंदर से एक नई टाइप मशीन लर्निंग की निकलती है जिसको आप कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है। इसी तरह से जो अनसुपरवाइज लर्निंग होती है वो आपने दिया मॉडल को, उसने उसकी बेस पर एक एग्जांपल जनरेट की, दोबारा इनपुट आई और उसने देखा कि क्या ये प्रीवियस एग्जांपल से चीज मैच करती है, मैच करती है तो उसने उसी ग्रुप के अंदर इसको ऐड कर दिया। अगर वो डिफरेंट टाइप की चीज उसके पास आती है ना तो वो उसकी एक अलहदा से एग्जाम्पल बना लेता है कि यार ये दूसरी टाइप की एग्जाम्पल है मेरे पास। इसी तरह से जिस तरह पहला आम आया, मैंने देखा यार ये कच्चा आम है, मैंने सामने रख दिया, ये एक एग्जाम्पल है मेरे पास। दूसरा आम मैंने पकड़ा तो देखा कि यार ये तो थोड़ा सा अच्छा बेहतर हालत में है तो इसको मैं सेल कर सकता हूँ। उसको मैंने कहा कि पिछले से मैच नहीं करता, इसको अलग रखो, इसको हमने बेचना है। एक तीसरा आम आया मेरे पास, मैंने उसको देखा यार ये भी कच्चा, अच्छा इसको पहले वाले कच्चे आम के साथ रख दो। फिर एक और आम आया, देखा यार ये तो गला सड़ा है, ये तो बिकेगा भी नहीं और इसको मैं कच्चों के साथ दोबारा पका भी नहीं सकता, तो इसको आपने इलादा एक तीसरी कह दें कि एक बॉक्स में रख दिया। तो इस तरह से आपने कच्चे आम, प्रॉपर पके हुए आम और गले सड़े आम तीनों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ये सारी चीजें इस तरह से बिहाइंड द सीन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो है वो काम कर रही होती है। मशीन लर्निंग के अंदर जो है वो आप एक लिमिटेड लेवल तक बैठ के काम कर रहे थे तो जरूरत महसूस हुई कि यार अब मसले बढ़ते चले जा रहे हैं, हमें ज़रूरत है कि हम ज़्यादा गहराई में चीज़ों के ऊपर काम करें, कि हम छोटे छोटे लेवल पे उसका, जिस तरह अक्सर जाते हैं आप नॉर्मल गली मोहल्ले के डॉक्टर होते हैं, उसने 1 घंटे के अंदर 50 पेशेंट भुगताने होते हैं। तो आप क्या होता है कि जी आपकी नौकरी शौकरी अच्छी लग गई है तो 4 पैसे आ गए, तो आप क्या कहते हैं कि यार किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं जो प्रॉपरली बैठ के देखे। अब पैसा आया जेब में तो एक तो उससे सुकून नहीं आता, दूसरा क्या होता है कि एक मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही होती कि यार अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, किसी प्रॉपर स्पेशलिस्ट के पास जाके हम ट्रीटमेंट करवाते हैं। सो इसी कॉन्सेप्ट्स को माइंड में रखते हुए डीप लर्निंग को इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि जो ज्यादा डेप्थ में जाके यूज उसने मशीन लर्निंग को ही करना था, ठीक है, लेकिन उसके अंदर वो ज्यादा डेप्थ में जाके काम करे। और इस चीज के जो कॉन्सेप्ट था इसको डीप लर्निंग का नाम दिया गया था। और ये क्या था कि ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल के पैटर्न को ट्रेडिशनल लेवल से ज्यादा डेप्थ में जाके उसको एग्जामिन करता था और उसकी बेस पर वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता था। ये सेकंड कैटेगरी थी जो कि सबसेट था मशीन लर्निंग का। ऐसा नहीं है कि एक सेपरेट ब्रांच थी। इनिशियली क्या था, और बाय डेफिनेशन भी हम लिखते हैं कि डीप लर्निंग इज अ सबसेट और इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। तो डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट आया और इसके अंदर जो इनिशियली हम स्टडी करते थे वो था आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स।
न्यूरल नेटवर्क्स क्या थे कि ये डीप लर्निंग के मॉडल थे जो किसी भी चीज़ को ज़्यादा डेप्थ पे जाके सर्च करते थे, और ये डिपेंडेंट किस पे होते थे, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट लिया अपना वो ह्यूमन ब्रेन के अंदर न्यूरॉन होता है, ये आपका बेसिक सेल होता है जो कम्प्लेक्सिटी के लिए और मल्टीपल डिसीजन मेकिंग में आपके ब्रेन के अंदर काम कर रहा होता है। तो वहाँ से इसका कॉन्सेप्ट लिया और आपके पास इंट्रोड्यूस करवाए गए डीप लर्निंग के अंदर न्यूरल नेटवर्क्स। अब जो डीप लर्निंग थे इसके मॉडल्स जो थे, इनिशियली क्या था कि ये एक ही काम कर रहे थे, ज़रूरत थी और यूज़ हो रहे थे, फिर जाके इसके अंदर ना अब डिफरेंट, अब हम पहुंच रहे हैं जनरेटिव एआई की तरफ, तो फिर ज़रूरत फील हुई कि यार अब तक हम एग्जिस्टिंग डेटा पकड़ते हैं, उसकी बेस पर या तो हम प्रिडिक्शन कर देते हैं या फिर हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है कि यार 3 तरह के कैटेगरीज हैं। अब एक बच्चा है, या वो पास है या फेल है, चलें जी 2 कैटेगरीज हैं, तो आप रिजल्ट देखते हैं, आप कहते हैं अच्छा इसका 40% से नीचे है मार्क्स, चलो जी ये फेल है, 40% से ऊपर है, अब ये पास है। तो आपने मार्क्स की बेस पर उसकी 2 क्लासेस डिफाइन की हुई है, टेक्निकल टर्म्स में इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम आप स्टडी कर रहे थे, आप चीज़ों को प्रिडिक्शन भी कर रहे थे, आप फॉरकास्टिंग करते थे कि अच्छा ये हालात हैं तो फिर बारिश होगी, अच्छा ऐसे ऐसे हालात हैं, इसका मतलब है मुल्क की जो इकॉनमी है वो क्रैश करने वाली है, आप एडवांस में प्रिडिक्शन करते थे। यही वो मॉडल्स है जिनको यूज करके कोविड के अंदर डेटा को ट्रैक किया जाता था कि यार इस बंदे को था तो इसका मतलब है इसके रेफरेंस के अंदर इस बंदे को भी कोविड हो सकता है, लिहाजा उसको भी अंडर ऑब्जर्वेशन लेके जाया जाए। तो प्रिडिक्शन की तरफ हम काम कर रहे थे। इन सारी चीज़ों को, डीप लर्निंग के इन मॉडल्स को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेटिव एआई मॉडल्स। बट जो हमारे बैक पे थिंक टैंक्स थे, दे थॉट कि यार हमें ऐसी भी ज़रूरत है, ऐसी भी एक चीज़ होनी चाहिए जो इसी एग्जिस्टिंग डेटा को पकड़े, उससे लर्न करे, तो साथ साथ वो इस जैसा न्यू डेटा प्रोड्यूस भी कर सके। इस तरह से न्यू मॉडल्स मार्केट के अंदर जनरेट करवाए गए जिनको के जनरेटिव एआई मॉडल्स का नाम दिया जाने लगा, जिसकी बेस पर जो है हमारे पास जनरेटिव एआई का कॉन्सेप्ट आया। अब इसके साथ साथ एक और भी कॉन्सेप्ट है जो कि थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में टच दूंगा, इन फ्यूचर जाके आप उसके बारे में भी सुनेंगे। उसको बोलते हैं एक्सप्लेनेबल एआई। इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। ये एक न्यू फील्ड है जो कि इतने ज़्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते, कॉमन भी नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ में भी इसके बारे में बात नहीं की जाती, बट इन फ्यूचर आप इन चीज़ों के बारे में सुनेंगे, यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपको इन चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाएगा, इन चीज़ों के बारे में आप सबसे बातें की जाएंगी। एक्सप्लेनेबल एआई भी इसी तरह से है कि एक चीज़ बन गई है, वो मशीन लर्निंग के साथ उसको इन फ्यूचर मिक्सअप किया जाएगा कि यार एक मॉडल ने ये चीज़ प्रिडिक्ट की है, गलत भी तो हो सकती है, मैं गलत डेटा, अभी रिसेंटली इससे पहले मैं एक सेमिनार में था, वहाँ पे फिजिकल इंटरेक्शन हुआ है डॉक्टर्स के साथ। हमारा एक प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है और डॉक्टर्स के लिए वो एआई बेस्ड ऐप है। तो वहाँ पे एक डॉक्टर खड़ा हुआ और उसने कहा कि जी हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि एक बंदे का टेस्ट रिपोर्ट आती है, उसमें इश्यूज आते हैं, हम उस पर रिलाय नहीं कर सकते। मैंने कहा जी वो कैसे, अब आपने शौकत खानम से अपना टेस्ट करवाया कि जी मेरे ब्लड के अंदर कोई मसला वगैरह तो नहीं है। वो कहते हैं कि अक्सर क्या होता है, पेशेंट ने कुछ डिफरेंट चीज़ें खाई होती हैं, उससे उसके ब्लड के अंदर जो है वो कुछ टाइम के लिए उसकी जीन्स में हल्की सी ऊपर नीचे चेंजिंग्स आ जाती हैं, तो टेस्ट रिपोर्ट्स एक्यूरेट्स नहीं होती। तो हम जो अच्छा डॉक्टर है वो एक सिंगल रिपोर्ट पे रिलाय नहीं करता, वो 2 बार 3 बार मतलब गैप्स के साथ उसका टेस्ट करवाता है, फिर वो उसके ऊपर कोई डिसीजन लेता है। अगर वो फॉर एग्जांपल आपने कुछ ऐसी चीज़ खाई है कि जिससे आपको एलर्जी हो गई है, उसके बाद आपने अपना बीपी टेस्ट करवाया, एलर्जी की वजह से या बीपी डाउन हो गया या शूट कर गया या कोई और ऐसी चीज़ खा लिया, तो वो उसका इम्पैक्ट आप पर है, तो उससे आपकी टेस्ट रिपोर्ट जो है उसमें बायसनेस आ जाएगी। तो इस बायसनेस को ख़त्म करने के लिए जो एक न्यू फील्ड आगे इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी, जिसको कि अभी इंट्रोड्यूस्ड है, मार्केट में कॉमन नहीं है, आप उसके बारे में इन फ्यूचर सुनेंगे। उसको कहते हैं एक्सप्लेनेबल एआई। एआई ने एक चीज़ बता दी है, उसको वेरीफाई कौन करेगा कि उसने ठीक किया या नहीं किया। और जो एक्सप्लेनेबल एआई है वो आपके उस सवाल का भी जवाब है जो आप इस वक्त शायद पूछना चाह रहे होंगे कि एआई ने ह्यूमंस को
टेक ओवर कर लेना है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें भी आगे एग्जिस्ट करेंगी कि चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए एक बंदा बिठाओ। आप रिलाय नहीं कर सकते चैट जीपीटी के एक क्रिएटेड डॉक्यूमेंट के ऊपर, वो गलत भी हो सकता है। और एक रिसर्च के मुताबिक उस बंदे ने इम्प्रूव किया है कि चैट जीपीटी की जो एक्यूरेसी है वो 41-42% है, तो आप उसके ऊपर 100% रिलाय नहीं कर सकते। और हम एआई के अंदर ऐसा मॉडल यूज़ ही नहीं करते जिसकी एक्यूरेसी 80 से लेस हो। हम 30-40% वाले मॉडल के साथ कभी भी नहीं जाते। खैर, तो डीप लर्निंग मॉडल्स की हम बात कर रहे थे, तो इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, डिस्क्रिमिनेटिव एआई मॉडल्स एंड जनरेटिव एआई मॉडल। डिस्क्रिमिनेटिव एआई मॉडल्स करते क्या है कि वो क्लासिफिकेशन या प्रिडिक्शन के लिए यूज होते हैं, और उनको एक लेबल्ड डेटा सेट के ऊपर नॉर्मली टिपिकली हम उसको ट्रेन करते हैं। और जो डिस्क्रिमिनेटिव एआई मॉडल्स हैं वो डेटा के मल्टीपल फीचर्स और उसके लेबल्स के दरमियान एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं और उसकी बेस पर आगे क्लासिफिकेशन या प्रेडिक्शन करते हैं। जनरेटिव एआई की बात करते हैं, तो जनरेटिव एआई के जो मॉडल्स हैं वो क्या करते हैं, वो एग्जिस्टिंग डेटा जिसके ऊपर उसको ट्रेन किया होता है उसकी बेस पर उससे बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर डेटा नियरेस्ट टू दैट वो उस जैसा न्यू डेटा जनरेट करते हैं, क्योंकि वो उसको लर्न कर चुके होते हैं, उसको याद कर चुके होते हैं। उसको पता है कि जी छोटी आंखें क्या होती हैं, उसको पता है बड़ी आंखें क्या होती हैं, आंख के ऊपर आईलाइनर लगा तो आंख कैसी दिखती है, उसको ये सारी चीजें पता होती हैं क्योंकि उसने प्रीवियस डेटा को इन्हीं पॉइंट्स की बेस पे लर्न किया होता है, याद रखा होता है। अक्सर होता है ना क्लास के अंदर, अगर आप रिकॉल करें अपने 7, 8, 9, 10 के डेज को, तो टीचर ने बोर्ड पे खड़े होकर एक मैथ्स का क्वेश्चन करवाया, तो टीचर कहते हैं अच्छा यार इस जैसा आप ऐसा करो कि इस जैसा ना एक और क्वेश्चन वो खुद से आपको लिखवा देता है और आप इसको बैठ के सॉल्व करें। तो आपने प्रीवियस डेटा के अंदर जो मेथड समझा होता है, आप उस मेथड को माइंड में रखते हैं, उसके स्टेप्स आपके माइंड में होते हैं। तो आपने सिर्फ प्रॉब्लम देखी न्यू वाली और उस एग्जिस्टिंग जो स्टेप्स आपने रिसेंटली टीचर ने जो समझाए हैं आप उनको पिक करते हैं और उसकी बेस के ऊपर आप उन स्टेप्स के फॉलो करते हुए उस न्यू क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं जो फर्स्ट टाइम टीचर ने आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, जो किसी बुक के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। सो इसी पैटर्न पर जनरेटिव एआई के मॉडल्स काम कर रहे होते हैं। वो जो एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, एग्जिस्टिंग डेटा सेट होता है, उसके अंदर वो उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन किस बेस पर हुई है और इससे नेक्स्ट इससे सिमिलर सीक्वेंस क्या हो सकता है। चूंकि यहाँ तक ये चीज इस तरह से आ रही है तो इस हिसाब से ये आगे किस सीक्वेंस से जाएगी, ये सारा जनरेटिव एआई का मॉडल लर्न करके उसका काम यही होता है कि वो इस जैसी चीजें आगे प्रेडिक्ट करे। और इसके अंदर जो मेजर चीज है वो हमारे पास आते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। वो आपके जो LLMs होते हैं उनकी बेस पर आप आगे जो है न्यू डेटा, इवन आप चाहें तो अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी को नहीं यूज करना चाहते, आप दुनिया जहान के पीडीएफ्स उठाएं, अपने पास एक गूगल ड्राइव में उसको स्टोर हमने मोस्टली किया होता है। मेरा अपना 3 ड्राइव्स के अंदर वो जो फ्री की स्पेस है भरी पड़ी है जिसमें सिर्फ मेरी पीडीएफ बुक्स हैं। मैं उसको एक सिंपल अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर डाउनलोड करता हूँ और मैं वहाँ पे जो है अपना LLM जो है उसको स्टार्ट करना, उसको ट्रेन करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो क्या होगा, मेरा LLM मुझे गलत प्रेडिक्शन देगा, मैं क्या करूँगा, उसको उसके अंदर करेक्शंस करूँगा। रिजल्ट आया, मेरी एक्यूरेसी थी 0.5%, अब अगली दफ़ा कितनी हो जाएगी 0.7%। आहिस्ता आहिस्ता करते कराते मुझे कुछ 6 माह साल लगेगा और मेरा वो जो मॉडल है वो मेरा 50+, 60+ एक्यूरेसी पे चला जाएगा। इसी तरह से चैट जीपीटी को भी इतना टाइम लगा है, वो डे 1 में इतने लेवल पे नहीं आ गया। हम तो जस्ट उसकी API यूज करते हैं और अपने सिस्टम के अंदर उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, बट एक्चुअल में उसको बनाने में बड़ा टाइम लगा है। बट स्टिल यू कैन ट्राई एट योर ओन इफ यू वांट टू। तो अगर हम डीप लर्निंग बेसिक मॉडल्स की बात करें तो वो किस तरह से काम करते हैं कि डेटा और लेबल पकड़ा, उसमें रिलेशनशिप बिल्ड किया और उसने आउटपुट उस लेबल की बेस पर आपको दे दी। अब लेबल का वर्ड, मैंने आउटपुट में लेबल का वर्ड यूज किया
लेबल क्या है, शुरू में आपको बताया था कि डेटा सेट के अंदर आपने पहले से ही रिजल्ट्स रख दिए हैं। यार इस बंदे का शुगर लेवल ये था, इस बंदे का जो है रेड ब्लड सेल्स इतने थे, इसके वाइट ब्लड सेल्स इतने थे, इसका ESR लेवल ये था, इसका ग्लूकोज लेवल ये था, और इसको हेपेटाइटिस था और इसकी डेथ हो गई। फिर इस तरह से आपने एक और बंदे का रिकॉर्ड रखा और आपने कहा ये जिंदा बच गया, मतलब ये बीमारी से रिकवर कर गया था। फिर आपने एक और बंदे का इस तरह से डेटा दिया और आपने कहा ये भी रिकवर कर गया था। तो आपने उसमें 2 लेबल रख लिए कि क्या ये बंदा इस बीमारी की वजह से मर गया था या वो बीमारी की वजह से बच गया था। तो ये जो आपने प्री डिफाइंड उसको रिजल्ट्स पहले से बता दिए, इनको हम लेबल्स कहते हैं। तो उसने उसी लेबल के फॉर्मेट में आपको एंड पे आंसर भी करना है अपनी इनपुट लेने के बाद आपसे। जबकि जो हमारे पास जनरेटिव एआई के मॉडल्स हैं वो क्या कहते हैं, वो डेटा के अनस्ट्रक्चर्ड कंटेंट को उठाते हैं, उसके अंदर खुद से वो पैटर्न को लर्न करते हैं। जो नॉर्मल डिस्क्रिमिनेटिव एआई मॉडल है वो रिलेशनशिप बिल्ड करता है, ये रिलेशनशिप नहीं बनाता, ये उसके अंदर पैटर्न को स्टडी करता है कि किस पैटर्न के बेस पर ये जो मल्टीपल कंटेंट के अंदर चीजें किस पैटर्न के बेस पर एक दूसरे से लिंक्ड हैं, वो खुद से उसकी अलाइनमेंट बनाता है। अब जिस तरह से है कि आप कह रहे हैं कि घर के अंदर आपने बहुत ज्यादा वो है या कहीं पर भी आप गए हैं तो आप अपने घर में बड़े सोफिस्टिकेटेड वे में रहते हैं, आपकी हर चीज जो है वो अलमारी में जगह जगह आपकी कबर्ड के अंदर जो है वो लगी हुई है। तो आपको पता है कि यार फलान जगह पे ये चीज रखनी है, फलान जगह पे ये रखनी है, तो कमरा बड़ा प्यारा लगता है। अब आप अचानक किसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे उधम मचा हुआ है, अंदर आप कमरे में गए हैं तो आपके होश उड़ जाते हैं। आपने चूंकि इससे पहले वैसी चीजें देखी होती हैं कि यार एक साफ सुथरा कमरा ऐसा होता है, आप उस अनस्ट्रक्चर्ड देखेंगे उस पैटर्न को कि यार अच्छा ये फलान चीज ये चीज इधर पड़ी इधर पड़ी है, इसको उठा के मैं वहां रख देता हूँ ये अच्छी लगेगी, इसको मैं उठा के वहां रख दूँ ये अच्छा लगेगा, इसको उठा के मैं वहां पे रख दूंगा। तो आप थोड़ी ही देर में सेम जैसे आपका अपना कमरा था साफ सुथरा, वैसा ही आप जहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं आप उस कमरे को वैसा ही साफ सुथरा बना लेंगे। जनरेटिव एआई का मॉडल इस तरह से काम कर रहा होता है। अब क्वेश्चन आता है कि आपको एक चीज बताई जाती है, आपने ये डिसीजन लेना है कि क्या ये जनरेटिव एआई की प्रॉब्लम है या नहीं है। आपने आउटपुट पे आउटकम पे फोकस करना होता है कि आउटकम क्या है। अगर तो जो आउटकम रिजल्ट आना है वो कोई न्यूमेरिक वैल्यू है तो वो जनरेटिव एआई नहीं हो सकती। आपको वहां पे जनरेटिव एआई को इम्प्लीमेंट भी नहीं करना। सपोज के आपको एक प्रेडिक्शन से एक फिगर मिलता है कि यार इसकी जो है सेल्स कितनी होंगी इस दफा हमारी, आपने सारा रिकॉर्ड पकड़ा और आपने सेल्स को प्रिडिक्ट कर रहे हैं आप। अब फिगर आउटपुट क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो दिस इज नॉट जनरेटिव एआई। आप वहां पे जनरेटिव एआई के मॉडल्स यूज नहीं कर सकते क्योंकि जो आउटपुट है वो नंबर है, वो डिस्क्रीट नंबर हो सकता है, वो एक कंटिन्यूस नंबर हो सकता है, बट वो न्यूमेरिक वैल्यू, सो दिस इज नॉट जनरेटिव एआई। आपने एक प्रॉब्लम सेट दिया गया डेटा सेट के बाद, आपको वो कहता है कि आपने सिर्फ ये हमें फिगर आउट करके बताना है कि ये चीज होगी या नहीं होगी। अब ये होगी या नहीं होगी, ये क्लासेस उसने आपको 2 बना के दे दी, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है ये जनरेटिव एआई बेस्ड नहीं है, आप इसको जनरेटिव एआई के अंदर काउंट नहीं कर सकते। आपको कहा जाता है कि यार मुझे बताना है कि कितने % चांसेस हैं कि मेरी लॉटरी निकल आएगी। अब आप डेटा सेट पे काम कर रहे हैं तो अब ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड है चीज, जनरेटिव एआई प्रोबेबिलिटी बेस्ड भी नहीं होती। तो आपने सिंपल सी बात है ट्रेडिशनल जो एआई के मॉडल्स हैं उनकी तरफ जाना है, आपने जनरेटिव एआई के मॉडल्स के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। हाँ, अगर आपकी जो आउटपुट है आपने कोई एक सेंटेंस बनाना है उससे, दिस इज जनरेटिव एआई, क्योंकि आप एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपने कोई एक न्यू कंटेंट क्रिएट करना है, दिस इज जनरेटिव एआई बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा सेट जो आपको प्रोवाइड किया गया है। ऑडियो है, कोई वीडियो है, कोई इमेज है, कोई नेचुरल लैंग्वेज बेस्ड कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, लॉन्ग सेंटेंसेस, इस तरह की जब आपको आउटपुट्स कही जाती हैं कि ये आपने हमें बना के देनी है, दिस इज जनरेटिव एआई। वहां पर जो है वो आप जनरेटिव एआई के मॉडल्स को यूज करेंगे और उस पर अपना आपने टाइम लगाना है।
नेक्स्ट आता है हमारे पास कि इन मॉडल्स को जब आप बिल्ड कर रहे होते हैं तो जो नॉर्मल एआई बिल्डिंग मॉडल है उसको आप क्या, पहले ये चीज़ें मैंने आपको जो है वो बताई हैं, ये बस आपको माइंड में होनी चाहिए जिसकी बेस पर जो है वो आप काम करती हैं कि डेटा की इनपुट किस टाइप की है। कि जो जनरेटिव एआई के मॉडल्स हैं वो कह लें कि लेबल्ड डेटा नहीं होता या स्ट्रक्चर्ड डेटा जस्ट नहीं होता, तो एक नॉर्मल रैंडम आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है और वो एआई का मॉडल है जिसने उसके अंदर से प्रिडिक्ट वो उसके स्टडी करना होता है कि इसके पैटर्न बन क्या रहे हैं। अगर बनी बनाई ही चीजें सारी जो हैं बड़ी ऑर्गेनाइज वेल ऑर्गेनाइज हैं तो उसकी बेस पर जो है वो आपके ट्रेडिशनल मॉडल्स तो एग्जिस्टिंग काम कर रहे थे। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जब आपके जनरेटिव एआई के मॉडल्स आते हैं, मॉडल ने देखा अच्छा कोड भी सारा डाल दिया, लेबल डेटा है, अनलेबल डेटा है, स्ट्रक्चर है, अनस्ट्रक्चर, सारा कुछ उसको मिक्स करके दे दिया, उसने खुद से लर्न करना है। क्योंकि जब आप क्रिएटिविटी लाते हैं तो आप किसी को फॉलो करके चीजें क्रिएट नहीं कर सकते। क्रिएटिविटी के लिए आपको अपने आप की जो स्किल्स हैं उनको यूटिलाइज करना होता है। क्रिएटिविटी के लिए आपको खुद से चीजें सोचनी होती हैं। तो जितने भी जनरेटिव एआई के मॉडल्स हैं वो किसी भी एग्जिस्टिंग चीज को फॉलो नहीं कर रहे होते, वो खुद से अपने पैटर्न बनाते हैं, खुद से चीजों को लर्न करते हैं। उसके अंदर एरर्स आते हैं बट वो उन एरर्स को ओवरकम किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है। वो उसको भी लर्न करते हैं कि अच्छा मैंने ये वाला जो पैटर्न बनाया था ये जो है इससे आउटपुट मेरी ये आई थी और उससे एरर आया, लिहाजा ये वाला सस्टेनेबल पैटर्न नहीं है, वो उससे डिफरेंट ट्राई करेगा। एक कॉमन वर्ड आप में से हर बंदे ने पढ़ा होगा, सबसेट, पावर सेट, 6th-7th के मैथ में पढ़ाया जाता है। करते क्या है, 4 वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज हैं, उसको मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बनते थे। ये चीज न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर होती है जिसकी बेस पे डीप लर्निंग खड़ा है और डीप लर्निंग के अंदर से हमारे पास जनरेटिव एआई आया है। न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर सारा काम यही है, हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। इंस्टेड ऑफ दैट कि आपको कोई बंदा कमांड कर रहा हो कि यार पता है जब चीज ऐसी है, तो वो उस पर ट्रस्ट नहीं करता, वो उसका हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाता है और उसकी आउटपुट्स निकलती हैं, फिर उसके फर्दर वो कॉम्बिनेशंस बनाता है, आउटपुट्स निकलती हैं और आहिस्ता आहिस्ता चीज नैरो डाउन होती 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 एक प्रॉपर अच्छी एक्यूरेसी वाली आउटपुट पे चली जाती है। सो इस तरह से ये सारा इनका वर्किंग चल रही होती है। अगर हम थोड़े से इसके इम्पैक्ट्स की बात करें कि जो जनरेटिव एआई है कि मल्टीपल कहाँ कहाँ किस किस फील्ड के अंदर ये काम कर रहा है, तो कंटेंट क्रिएशन के अंदर जनरेटिव एआई जो है ये इसने क्या ना कि एक रेवोल्यूशन लेकर आया है। इससे पहले सोचा ही नहीं जा रहा था कि यार ये भी पॉसिबल है। तो जनरेटिव एआई जब से आया है तो जनरेटिव एआई ने क्या किया है कि इसने बहुत सारे जो मिथ्स से या बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी इसने सबसे पहले इसको ख़त्म किया है। अब आपको जो है वो याद नहीं करना पड़ता कि यार एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होता है, मैंने फलां बंदे को एप्लीकेशन लिखनी है तो मुझे फॉर्मेट याद रखना। मैं अपनी बात बताऊं, मैं टीचिंग डोमेन से हूं, मैंने बड़ा अरसा टीचिंग की है बट स्टिल इंग्लिश में बहुत वीक हूँ। मतलब मैं उसमें कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो जल्दबाजी में मैं कर जाता हूँ। बट अब क्या हुआ है, अब मेरी डॉक्यूमेंटेशन बड़ी स्ट्रांग हो गई है। रीज़न, मैं चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ, मैं नोशन को यूज़ करता हूँ। मैंने कोई भी कहीं पे प्रपोजल भेजना है तो मुझे बिला झिझक में जाता हूँ तो टाइप करता हूँ कि ये मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मुझे इस तरह के जो है वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके दें। मैं उसको डाउनलोड करके अपने पास फिर उसको रीड करके तो अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करता हूँ। तो कंटेंट क्रिएशन में इसने मेरी बहुत हेल्प की है। आपकी कंटेंट क्रिएशन के ऊपर हर एक बंदे ने इसे बेनिफिट लिया होगा। इसके अलावा जनरेटिव एआई जो है वो पर्सनलाइजेशन के अंदर चीज़ों में बड़ी हेल्प आउट कर रहा है। मसलन कि ये आपको जनरेटिव एआई मॉडल्स जो है वो प्रोडक्ट्स, मूवीज, म्यूजिक बेस्ड, इस तरह की आपकी जो भी इंडिविजुअल की प्रेफरेंसेस होती हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जनरेटिव एआई आपको सपोर्ट कर रहा है। इस फील्ड के अंदर, इस डोमेन में इसने बहुत काम किया है। सिमुलेशन एंड ट्रेनिंग के अंदर जो है वो जनरेटिव एआई के मॉडल्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। कल परसों की बात है, मैं एक वीडियो देख रहा था बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। अब उसमें फ्यूचर प्रेडिक्शन की गई थी कि आपके ये जो अक्सर होता है हम फालिज हो जाता है घरों के अंदर, पैरालाइज्ड हो जाते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है
मतलब आप आज से 5 साल बाद इसका सॉल्यूशन होगा। आपकी जो वेन्स हैं इसके ऊपर मैग्नेटिक इंक के साथ वेन्स के ऊपर जिस तरह टैटूज हम बनवाते हैं, तो आप वो एक टैटू होगा आपके बॉडी के ऊपर और वो आपको एम्पावर कर रहा होगा। उससे क्या होगा कि आप स्ट्रांग हो जाएगी आपकी बॉडी पहले की निस्बत। आप सिर्फ सोचेंगे कि यार ये मेरा हाथ ऐसे उठे, हाथ पैरालाइज्ड है उसके बावजूद वो हाथ काम करेगा, क्योंकि आपके ब्रेन से जो इंस्ट्रक्शन जा रही होती है उसको बेसिकली वो हाथ काम इसलिए नहीं कर रहा होता कि ब्रेन की इंस्ट्रक्शन हाथ तक पहुंच नहीं रही होती, वो ब्रेक डाउन हो गया उसके अंदर। तो वो आप उस मैग्नेटिक इंक के थ्रू जो है वो आप अपने हाथ तक ब्रेन से इंस्ट्रक्शन भेजेंगे और इससे क्या होगा कि आपका हाथ वर्किंग में आ जाएगा। ये अंडर प्रोसेस है चीज़ें, बट ये कहा जा रहा है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप होगी और इन फ्यूचर जो है तो इस तरह की चीज़ों के अंदर जो है सिमुलेशन एंड ट्रेनिंग्स के अंदर जनरेटिव एआई ने बहुत ज़्यादा काम किया। फिर डेटा ऑगमेंटेशन है, इसके अंदर जो है ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी मशीन लर्निंग के अंदर और जो इस तरह जनरलाइजिंग और परफॉर्मेंस बेस्ड मॉडल्स जो हैं इसके अंदर जो है वो जनरेटिव एआई ने आके बहुत ज़्यादा रोल। इसके अलावा मल्टीपल डोमेन्स हैं, एथिकल कंसिडरेशन है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर एआई ने बहुत ज़्यादा जो है वो रोल प्ले किया। और इसके बैक पे क्या है बेसिकली इसके अपने जो मॉडल्स हैं वो असल कह लें कि कमाल है कि वो इतना आप, और ये सारी चीज़ें जब ट्रांसफ़र लर्निंग के कॉन्सेप्ट आया है इनिशियल लेवल पे ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन जब एक चीज़ स्टेबल हो जाती है उसके बाद आप कहते हैं कि यार किसी चीज़ की कमी है, आप उसके बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं। और एक सेकेंड जस्ट, अच्छा तो खैर अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछें। जी कोई क्यूरी है इसमें तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, फिर आपको आएगा ऐसा। If you have any question, just raise your hand. मैं उनका माइक ऑन कर देता हूँ फिर। मैंने असल में इसके ऊपर जस्ट जनरल टॉक ही थी तो इतना ज़्यादा, अदरवाइज मैं आपको प्रॉपर जब वो बना देता स्लाइड्स वगैरह भी। यस विजात अली। जी जी वालेकुम अस्सलाम। सर स्क्रीन शेयर नहीं आपने की? यार मैं वैसे ही जनरल बात कर रहा था। चलें ठीक है सर। ये मेरा इसमें था पहले स्लाइड्स के साथ, बट वो ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। जी और बाकी देखें वन बाय वन जिसकी जो क्यूरीज हैं। मोहम्मद अमान। सर व्हाट इज डाटा ऑगमेंटेशन? जैसे अभी आपने जनरेटिव एआई के एप्लीकेशंस की बात की तो डाटा ऑगमेंटेशन की बात की, तो वो क्या है? इसमें बेसिकली क्या है कि एक टेक्निक ही है जिसके अंदर आप मॉडिफाइड कॉपीज ऑफ डेटा सेट यूजिंग एग्जिस्टिंग डेटा सेट, इस तरह की चीज़ें इसके अंदर आप काम कर रहे होते हैं। तो प्रॉपर आहिस्ता आहिस्ता ना इसकी ऑगमेंटेड रियलिटी बेसिकली था, डोमेन इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही थी, तो उसी बेस के ऊपर इसके अंदर ये टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। बट अभी तक काम हो रहा है इसको प्रॉपरली जो है ना, आप कह रहे हैं कि चीज़ों को 100% इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके सर, थैंक्स। Any other? वलीद वहीद आपका भी माइक ऑन। अस्सलाम वालेकुम सर जी, मैं एक्चुअली पूछना चाह रहा था कि जो हमारा जनरेटिव एआई है, जनरेटिव एआई की अगर हम बात करें तो हम कोई उसमें प्रोजेक्ट कोई बनाना चाहें, अच्छा मतलब अगर हमें एआई आती है, मशीन लर्निंग आती है, डीप लर्निंग आती है, तो आजकल चलने वाले प्रोजेक्ट्स के क्या मशवरा देंगे कि हम किस नई चीज पे काम करें जनरेटिव एआई के मुताबिक?
जब जनरेटिव एआई का कॉन्सेप्ट क्या है, 3 चीजें, टेक्स्ट, वीडियोस, ऑडियोज, इमेजेस। ठीक है, वीडियो बेसिकली इमेजेस का ही फास्ट फ्लो होता है, तो इमेज, ऑडियो, टेक्स्ट, 3 तरह की चीजें आप जनरेट करवाते हैं। रिसेंटली मेरे पास लास्ट हमारा एआई कम्युनिटी मीटअप हुआ है लाहौर में, वहाँ पे कुछ बच्चे आए, उन्होंने फाइनल ईयर्स प्रोजेक्ट इस पे डिस्कस किया है। और वो बच्चे का एक बड़ा प्यारा प्रोजेक्ट है कि सर मैं चाहता हूँ कि जो कुरान पाक हम पढ़ रहे होते हैं, तो हम जिस तरह कारी को सबक सुनाते हैं और कारी साहब उसके अंदर हमारी गलतियां निकाल के हमें वापस बताते हैं, तो चूंकि जनरेटिव एआई ऑडियो जनरेट कर सकती है, तो हम किसी अच्छे तलफ़ुज़ वाले कारी की आवाज़ उसमें इंक्लूड करके, और कोई भी वर्ड हम गलत पढ़ें तो वो हमें जो ऐप है वो बताए कि आपने ये जो वर्ड है ये आपने गलत पढ़ा है, इसका तलफ़ुज़ इस तरह से नहीं इस तरह से बनता है। अब अगर हम अरबिक की बात करें तो उसमें अब काफ 2 हैं, एक को आप अपने गले के दरमियान से निकालते हैं और एक को आप बड़े बॉटम से निकाल के, जो नुक्तों वाला काफ है और दूसरा काफ है, उसका दोनों का साउंड डिफरेंट होता है। फिर उसके अंदर सा यानी कि एक वो 3-4 वर्ड्स हैं जो एक जैसी देखने में उनकी वॉइस एक जैसी लगती है, बट लोग उस एक्चुअल में वो रियलिटी में अरबिक में वो डिफरेंट प्रोनाउंस किए जाते हैं। तो इस तरह के आप प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं और ये उसका मुझे आइडिया बड़ा अच्छा लगा, और उसके ऊपर इवन उसने फिर कुछ चीज़ें मैंने सजेस्ट की हैं और उसने काम भी कर दिया है उसके ऊपर। सर एक्चुअली मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि जैसे हम चैट जीपीटी यूज करते हैं, तो सर चैट जीपीटी में हमारे पास जो पुरानी चैट होती है, जब तक वो हमारे पास रहती है तो हमारा जो चैट जीपीटी है ना लॉगिन हुआ वो याद रखता है कि हम उससे किस बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ही हम न्यू चैट ओपन करते हैं ना, वो पुरानी चीजें हमारी भूल जाता है। जबकि हम पूरी दुनिया में इतने लोग हैं जो यूट्यूब यूज करते हैं, यूट्यूब यूज कर रहे हो तो यूट्यूब में सर जब हम कोई चीज सर्च करते हैं ना, तो वो हमें प्रेडिक्शन करके हम उससे रिलेटेड चीज हमें आगे देता है। तो सर मैं इतना चाह रहा था कि अगर चैट जीपीटी की उन चैट्स को लिंक कर दिया जाए कि हर बंदे की चैट से रिलेटेड चैट जीपीटी याद रखे, और आगे जब वो कोई सवाल करे कोई बात करे तो वो पूरी ना भी लिखे ना, तो चैट जीपीटी को पता हो कि ये बंदा मुझसे किस बारे में बात कर रहे हैं। तो सर एक इस तो है बारे कि में इन आप थोड़ा चीज़ों पे आइडिया काम किया भी जा रहा है। इम्प्लीमेंट हो सकता है। सेकंड थिंग इज दैट कि आप बेसिकली अपना एक एलएलएम ट्रेन करने की बात कर रहे हैं, तो पॉसिबल है डेफिनेटली, लेकिन उसके लिए आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अवेलेबल होना चाहिए आपके पास। अगर आप इसकी स्टडी को पढ़ें, केस स्टडी पूरी चैट जीपीटी को, तो उनको कितने मंथ्स लगे हैं इसका इनिशियल जो है वो मॉडल उसको लॉन्च करने में, उसको ट्रेन करने में, और कितने गैगाहर्ट्ज़ के जीपीयूज उन्होंने यूज़ किए हैं। तो हमारे पास पाकिस्तान में तो ये चीज़ स्टैंडर्डली न्यू एलएलएम ट्रेन करना एक किस्म का इम्पॉसिबल इस सेंस में है कि हमारे पास ना तो इतने ज़्यादा अमाउंट में सुपर कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं जो इसके अंदर जो है इतने जो है वो टेराबाइट्स के हमारे पास जीपीयूज अवेलेबल हों, बट ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है करना। सर लेकिन हम इसको इस तरह भी तो बना सकते हैं कि हम इतने लार्ज डेटा पे ट्रेन करके पूरा बड़ा चैट जीपीटी ना बनाए ना, एलएलएम ना बनाए। हम इसको इस तरह करेंगे छोटे डेटा पे ट्रेन करके किसी स्पेसिफिक चीज से रिलेट रख के मतलब उसी से रिलेटेड रख के ना, इसको पूरा ट्रेन करके इसकी जो चीज हम चाह रहे हैं ना बनाना, किसी चैट से लिंक करना है इसको, वो कर लें। बाकी जो रहेगी बड़े डेटा की बात, वो तो फिर बंदा जब प्रोजेक्ट निकालता है तो फिर वो जिसके पास अवेलेबिलिटी होती है इस चीज की वो उसको कर लेते हैं, चाहे फॉरेन वाले करें चाहे जो मर्जी, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी फैसिलिटीज नहीं है हमारे पास। तो आप बात फिर वहीं आ जाती है कि आपके पास अपने आपने जो चैट की आपका उसको आपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में सेव किया, वो कम से कम के 10-12 पेजेस उसके बन गए। इसी तरह करते कराते आपके पास 10-15 लोग हैं जो आपके सर्कल में होंगे, उन सबको इकट्ठा करेंगे तो वो आपका कम से कम जो है वो 150-200 पेज बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह उस 100-200 पेज की बेस पर आप ट्रेन कर लेंगे मॉडल को। जैसे ही क्वेश्चन जो है उस कॉन्टेक्स्ट से बाहर जाएगा, आपका मॉडल जो है वो इनएक्यूरेट रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। अब रिसेंटली देखें कि चैट जीपीटी पे केस चल रहा है यूएसए के अंदर, कि लॉ के अंदर उन्होंने उसको यूज़ किया और उसने एक ऐसा केस का रेफरेंस दे के और ऐसी चीज़ों के बेस बना के उसने अपना जो है वो जजमेंट दिया उस मॉडल ने, चैट जीपीटी के थ्रू उन्होंने जो किया
कि जो उनके बुक के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो बात वही है कि आप जितना कम डेटा रखेंगे रिजल्ट उतना इनएक्यूरेट आएगा। आप बड़े लेवल पे नहीं जाएंगे तो आप उसको एक लिमिटेड लेवल तक बना के यूज भी कर सकते हैं। मसला वहां से आना है जब आप उस कंटेक्स्ट से बाहर निकलेंगे। ठीक हो गया सर, मैं समझ गया आपकी बात। तो मजीद कोई आप सजेशन देना चाहें इस बारे में मुझे प्रोजेक्ट से रिलेटेड? प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो है कि आप एक लिमिटेड लेवल के ऊपर रहते हुए आप कंटेक्स्ट जो है उसका जो डेटा सेट का जो एक लेवल है वो आप पहले उसको अप्रूव करवा लें अपनी यूनिवर्सिटी से कि इस लिमिट के अंदर रहते हुए आप इससे कोई भी क्वेश्चन करेंगे ये आपको आंसर करेगा, ताकि जब आप उसको डिफेंड कर रहे होंगे तो वो जो आपके सामने बैठे होंगे वाइवा लेने के लिए टीचर्स, तो वो उनको कॉन्टेक्स्ट पहले से पता हो कि उससे बाहर जाकर उसको टेस्ट ही ना करें। अदरवाइज उन्होंने टेस्टिंग अगर उससे बाहर कर ली कि जिस पर आपने मॉडल को ट्रेन किया तो डेफिनेटली वो तो कहेंगे कि भाई आपका तो मॉडल इनएक्यूरेट है, ये तो नहीं सही चल रहा, ये तो काम भी सारा गलत कर रहा है, तो उसमें आपको इशू आएगा। तो इसका सबसे पहला है कि आप जब इसके ऊपर डेटा सेट फाइनलाइज करें कि इतनी लिमिट तक होगा और ये इसका कॉन्टेक्स्ट होगा, उसको अप्रूव करवाएं, ताकि कहीं पर भी जब कोई आपके उस मॉडल को चैलेंज करे तो आप वो जो कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपने अप्रूवल लिया हुआ है आप वो उसके सामने रखें कि इसके अंदर रहते हुए आप इसे टेस्ट करें, क्योंकि हमने इस लेवल तक इस प्रोजेक्ट को करना था। ठीक हो गया सर, मैं समझ गया हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम जी। नेक्स्ट वन। जी और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई काम हो रहा है या इसमें कोई है स्कोप वगैरह? क्योंकि हमने जी तो बिल्कुल ऑब्जर्व हो नहीं रहा है। किया। हमने क्योंकि हमने रिसेंटली एमओयूज किए हैं जब सॉफ्टवेयर हाउसेस के साथ, तो सॉफ्टवेयर हाउसेस का ये शिकवा है कि यार हमारे पास एम्प्लॉयज़ नहीं हमें मिल रहे जिनको प्रॉपर एआई का काम आता हो। अब बच्चा क्या करता है कि उसने नैपटेक का एक कोर्स कर लिया जिसमें उसको रिग्रेशन और छोटे मोटे जो है उसको CNN KNN उसको यूज़ करना उन्होंने सिखा दिया, और वो बच्चा समझता है कि जी मुझे एआई आ गई है। तो स्कोप कह लें कि जितना मार्केट में एआई के बंदे की ज़रूरत है ना, तो 90% वैकेंसीज जो है ना वो इरेलेवेंट बंदों के पास हैं, इसी वजह से कि उनको रेलेवेंट बंदा नहीं मिल रहा। ठीक है। Okay, sir. Thank you so much, sir. So everyone, let's end the meeting because 8 o'clock हो गए हैं, बट आप जिसका वेट कर रहे थे वो कर लेते हैं पहले, गिवअवेज वाला सीन। अब अटेंडेंस लिस्ट में ज़रा शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। इससे पहले भी आपके साथ कुछ प्रेजेंट करना चाहता हूँ। जी जी जस्ट लेट मी गिव मी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। Please let me know if it is presenting. जी जी शो हो रही है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूटीसी का इंट्रोडक्शन अगर आप में से किसी को नहीं पता तो यूटीसी अल्टीमेट टेक एक्चुअली एक कम्युनिटी है जो कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रही है कि वो टेक इंडस्ट्री में अपने गोल्स को अचीव कर सकें। और वो किस तरह और कितने तरीक़ों से वो हम हर लाइक जॉब इंटर्नशिप अपडेट्स के थ्रू रिसोर्सेज शेयर करके हम वर्चुअल इवेंट्स जैसे कि अभी एक करा रहे हैं। इसके अलावा जो हम पार्टनरशिप्स वगैरह करते हैं वो हम स्टूडेंट बेनिफिट्स के लिए करते हैं कि हम कैसे सर्विसेज उनकी स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे पास मेंबर्स हैं उनको प्रोवाइड कर सकें। सो टेक एक्सप्लोर जो अभी हम इवेंट करा रहे हैं ये भी फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट लेवल के जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किए हैं वो यही थे एआई, कैरियर डेवलपमेंट एंड डेवऑप्स एंड गूगल क्लाउड। तो ताकि अंडर ग्रेजुएट में जो काफ़ी इसके बारे में जानना चाहते हैं उनको कोई बेनिफिट हो सके। About speakers, our first speaker Hussain Sajid sir,
जिन्होंने अभी प्रेजेंट किया हाउ जनरेटिव एआई वर्क्स. The next one, Farhan Ashraf from Systems Limited, and Usman Ahmed from DevPulse and Pulse. Okay, so our next speakers for tomorrow. ये 3 speakers हमारे कल present करेंगे career development के topic पे. So must join. First speaker is Ahmed Girwal. ये हमारे speakers engineering manager हैं गूगल के. अली सलीम टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट है एक्सेंचर के. जुनैद गिरवाल सीनियर स्ट्रेटजी एनालिस्ट मैन्युलाइफ बैंक. ओके, सो इंडस्ट्री पार्टनर हमारे इस इवेंट के इंडस्ट्री पार्टनर्स जो थे, सबसे पहले फास्ट डेव लैब्स हैं. ये एक ग्रोइंग सॉफ्टवेयर एजेंसी है जो कि एआई डेवऑप्स और वेब डेवलपमेंट पे मेनली काम कर रही है. सो मस्ट चेक आउट. So the next one is Nobleton Technologies. Nobleton Technologies is also a startup of a recently graduate student of Fast University. आप इनको भी मस्त एक्सप्लोर करेंगे कि ये कैसे टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही हैं. So the next one is Python Career Trainers. The founder of Python Career Trainers is also Sir Hussain Sajid with us. ये इंडस्ट्री पाइथन कैरियर ट्रेनर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग पे काम कर रही है. सो अबाउट गिव अवे पार्टनर्स, जो कि हमारे इस इवेंट में गिव अवे जितने भी हम कर रहे हैं वो इन्हीं की तरफ से हैं. द फर्स्ट वन इज फेस्टिफायर. फेस्टिफायर इज़ अ टिकटिंग प्लेटफॉर्म जो कि इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में और मैनेज करने में काफ़ी हेल्प करता है. गूगल फॉर्म्स से काफ़ी ईजियर है इसे यूज़ करना, और इसमें एसईओ वगैरह भी आपके इवेंट की डायरेक्टली हो जाती है. सो मस्ट चेक आउट. फेस्टिफायर हमें प्लेडियम वॉचर्स दे रहे हैं ताकि हम हर अटेंडी जितने भी अभी हैं सबको प्लेडियम वॉचर मिलेगा. द नेक्स्ट वन इज गिटहब. So GitHub is sponsored us for GitHub t-shirts and GitHub swags and stickers etc. and many much more. So हम आपको ये भी प्रोवाइड करेंगे जो विनर होंगे उनको स्पेशली. सिर्फ सॉरी अबाउट द GDSC DUET. GDSC DUET दाऊद यूनिवर्सिटी फ्रॉम कराची. इन्होंने हमें डाटा कैम्प वाउचर स्पॉन्सर किए हैं ताकि हम अटेंडीज को दे सकें. सो it's about UTC. Thank you. And for the attendance, for certificate and giveaways, kindly scan this. Okay guys, so ये आप सब जिसका इंतज़ार कर रहे थे. So अभी आज जो हमारे पास गिवअवेज हैं वो लिंक्डइन प्रीमियम वाउचर्स और डेटा कैम्प वाउचर्स के हैं. ठीक है, तो आप जल्दी से स्कैन करें. एक छोटा सा फॉर्म होगा, जस्ट वो आपने फिल करना है. देन वी विल स्टार्ट द प्रोसीजर. और सर्टिफिकेट्स वगैरह वो सबको मिल जाएंगे आफ्टर द सीरीज. आप सबको ईमेल आ जाएंगे. हम आज के टॉपिक आज के इवेंट में 7 लिंक्डइन प्रीमियम वाउचर्स दे रहे हैं और 3 डाटा कैम्प वाउचर. बाकी जो गिवेज वगैरह हैं वो हम आपको अपडेट कर देंगे थ्रू योर ईमेल. अच्छा गाइस, आई वांट टू नो कि कौन कौन एक्साइटेड है. मतलब 7 लिंक्डइन वाउचर्स और गिवअवे. जरा कोई हैंड रेज करके तो बताएं. 282 ऑडियंस है. अभी पता भी लग जाएगा कौन कौन हमारे पास एक्टिव रहा, किसने अच्छी तरह सुना है सेशन. नाइस. 30 हैंड रेज. हाँ, मेरे पास अराउंड 60 प्लस आ रहे हैं. नाइस, सुन रहे हैं, सारे सुन रहे हैं.
ओके तो आई गेस वकास अभी दोबारा ज्वाइन कर लेता है अगर किसी का रह गया। मीनवाइल थैंक यू सो मच सर हुसैन फॉर ज्वाइनिंग एंड गिविंग अस योर टाइम। इट वाज रियली एन इंसाइटफुल सेशन और आई होप कि सबने कुछ ना कुछ सीखा होगा क्योंकि लाइक मैंने तो काफ़ी सारी चीज़ें न्यू सीखी जो मुझे आइडिया नहीं था। इंटरेस्टिंग काफ़ी टॉपिक आजकल बज़वर्ड बना हुआ है। अगेन सर हुसैन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।